स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल आपदा अजीब पक्षियों की भीड़। वे संबंधित नहीं हैं। चुटकी ने तुरंत आदर्श के सवाल का आत्मविश्वास से जवाब दिया। क्यों? समय हमेशा बहता रहता है, इसलिए समय रुक नहीं सकता या पीछे की ओर नहीं बह सकता। कोई भी जादू समय के प्रभाव को नहीं बदल सकता। टाइम लिक्विड संभवतः केवल एक नाम है। शायद इसका उपयोग कुछ हद तक समय से संबंधित है, जैसे किसी पौधे को तेजी से विकसित करना या किसी महिला को अपनी जवानी बरकरार रखने देना। चुटकी ने गंभीरता से समझाया। वह मूल रूप से आदर्श को विज्ञान पर भरोसा करने और फैंसी विचार रखना बंद करने के लिए कह रही थी। आदर्श को टाइम लिक्विड के बारे में कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। उसने उसे एक तरफ रख दिया और वापस सो गया। टीम हनमी शहर में ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वे जल्द ही पेरू के ट्रेनिंग हॉल रॉयल फेलिप कैसल की ओर चल पड़े। टीम विमान से लीमा गई। वे आकर्षण देखने या खरीदारी करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तुरंत कुछ कैब किराए पर ली और केलाओ तट के किनारे स्थित रॉयल फेलिप कैसल की ओर चल पड़े। रॉयल फेलिप कैसल प्रशांत महासागर के सामने समुद्र के किनारे स्थित था। आदर्श को शानदार विशाल महल देखने की याद आई जब वह प्लेन से नीचे देख रहा था। महल का आकार पेंटाग्राम जैसा था, लेकिन त्रिकोण जैसे तेज शिखरों के बजाय वे मोटी दीवारों से बने जहाज के धनुष की तरह थे। पेंटाग्राम के मध्य में एक विशाल महल खड़ा था। पेरू जापान की तरह ही था, एक ऐसा देश जिस पर अक्सर समुद्री राक्षस चुपके से अटैक करते थे। रॉयल फेलिप कैसल पेरू की पश्चिमी तट रेखा की रक्षा करने वाली सेना का कमांड सेंटर भी था। आखिरकार यह पेरू की राजधानी लिमा के काफी करीब था। यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मौसम था और पेरू की पश्चिमी तटरेखा अपेक्षाकृत शांत थी। स्थानीय समाचारों में समुद्री राक्षसों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं था। पेरू में रहने वाले लोगों के लिए यह निश्चित रूप से खुशी की बात थी। आखिरकार जापान के विपरीत, जिसने समुद्री डिमनों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के माध्यम से अटैकों को आय के स्रोत के रूप में विकसित किया था, पेरू के लोगों के लिए समुद्री राक्षस एक प्राकृतिक आपदा थे जिससे उनके मछुआरे, उनके शहर और विकास को भी खतरा था, उनकी फसलों का भी। टीम रॉयल फेलिप कैसल पहुंची। यह स्पष्ट करने के बाद कि वे कौन थे, वे प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड विनम्रता पूर्वक उन्हें महल में ले गया। आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक रॉयल जादूगर हूँ, एरी। आपको हमारे देश पेरू का दौरा करके खुशी हुई। एक काला आदमी टीम के पास आया और मुस्कुराते हुए विनम्रता से सभी का स्वागत किया। नमस्कार, हम चीनी राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि हैं। हम यहाँ अनुमोदन मोहर के लिए है। वेद ने सीधे विषय पर आते हुए कहा। क्या आपकी टीम पहले आराम नहीं करेगी? शाही जादूगर एरी ने पूछा। यह ठीक है, हम यहाँ आने से पहले ही आराम कर चुके हैं, वेद ने कहा। बहुत अच्छा, मैं चुनौती के लिए व्यवस्था करूंगा, मेरे साथ आइए। एरी ने टीम का नेतृत्व बाहर किया। महल के अंदर जाने से पहले ही टीम ने महल के सामने विशाल द्वंद्वयुद्ध मैदान देख लिया था। एरी ने बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए किसी को भेजा। द्वंद्वयुद्ध मैदान को वाटर शील्ड अवरोध द्वारा अलग कर दिया गया था। यह एक विशाल जल फव्वारे जैसा लग रहा था। पेरू के ट्रेनिंग हॉल के डिफेंडर जल्द ही आ गए। उनमें से 8 थे। हर एक या तो बहुत गहरे भूरे रंग का था या बर्फ जैसी श्वेत त्वचा वाला था। वे पूर्व के युवा और प्रतिभाशाली जादूगर है। मुझे आशा है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, एरी ने मुस्कुराते हुए कहा। द्वंद्व काफी सरल था। दोनों पक्ष टीम लड़ाई के लिए 3 उम्मीदवारों को भेजेंगे। वेद ने टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूर्या, शिवांगी और गगन को भेजा। पेरू की टीम औसत थी। उनके 3 उम्मीदवारों में से कोई भी एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। हालांकि कुछ काफी प्रतिभाशाली थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि चीनी टीम कल्टीवेशन के मामले में मजबूत थी, इसलिए उन्होंने उम्मीद के मुताबिक आसानी से मुकाबला जीत लिया। आपकी टीम सचमुच बहुत मजबूत है। हालांकि कृपया अभी न जाए, हम आपकी टीम के साथ और अधिक मैच आयोजित करने में रुचि रखते हैं। एरी हार से परेशान नहीं था। उन्होंने मैत्रीपूर्ण ढंग से अतिरिक्त लड़ाइयों का प्रस्ताव रखा। निश्चित रूप से हमारे सदस्यों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वेद ने उत्तर दिया। बेशक, हमारे डिफेंडरों के लिए आपके सदस्यों से सीधे लड़ना व्यर्थ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी टीम से कुछ लोगों को चुन सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ लोगों को चुनेंगे और उन्हें 2 टीमों में मिला देंगे। कोई समस्या नहीं, वेद ने कहा।
6 वर्सेस 6 की मिश्रित लड़ाई। प्रत्येक टीम में पेरू की टीम से 3 जादूगर थे। हर कोई पहले से ही अपनी स्थिति में था। जैसे ही द्वंद्व शुरू होने वाला था, सैन्य पोशाक में एक गहरे रंग का आदमी महल के से बाहर निकला। उसके पीछे 5 या 6 लोग थे। उनकी शक्ल से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो कोई अधिकारी हो। वो एक जनरल जैसा दिखता है। जब रेणु ने उस आदमी की छाती पर बैज देखा तो फुसफुसाई, ओ जनरल मॉट, क्या आप इन युवा जादूगरों के बीच द्वंद्व देखने में रुचि रखते हैं? एरी तुरंत सम्मान पूर्वक उस व्यक्ति के पास गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जनरल मॉट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। एरी को अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे जारी रखे। जनरल मॉट ने उसकी उपेक्षा की। उनकी नजरें पीली चमड़ी वाले एशियाइयों के समूह पर तेजी से पड़ी और बोले, क्या आप किसी राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि हैं? हाँ, वे वास्तव में चीनी राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि है। एरी ने टीम की ओर से उत्तर दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था, जनरल मॉट ने खराब मूड के साथ कहा। एरी फिर शॉक रह गया। आज जनरल मॉट को क्या हुआ था? हम चीनी राष्ट्रीय टीम के प्रतिनिधि हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? वेद का लहजा दोस्ताना नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आदमी भी उनके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहा था। हमारे देश में आकर तुमने जरूर कुछ हास्यास्पद किया होगा। अवलोकन टावर तक मेरे पीछे आओ, जनरल मॉट ने भारी आवाज में कहा। टीम पूरी तरह से भ्रमित थी। उन्हें जनरल के साथ बीफ खाने की बात याद नहीं है। वह उनके प्रति इतना असभ्य क्यों था? कृपया, जैसा कि जनरल ने कहा है, अवलोकन टावर पर जाए। एरी हमेशा की तरह विनम्र रहते हुए मुस्कुराया। टीम ने जनरल का अवलोकन टावर तक पीछा किया। अवलोकन टावर बहुत ऊंचा था, जिससे गार्डों को समुद्र को पार दूर देखने की सुविधा मिलती थी। वे दोनों तरफ तटरेखा के अंत को भी देख सकते थे और बादलों के एक भी निशान के बिना नीला आकाश भी देख सकते थे। जनरल मॉट का चेहरा अभी भी काला था। जब टीम पहुंची तो उसने उत्तर में आकाश से जुड़ी तटरेखा की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, देखो तुमने क्या किया। यदि हनवी शहर के सैनिकों ने मुझे आपके ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया होता तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि किसे ढूंढना है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने हमारे देश पर कितनी मुसीबतें ला दी है। आदर्श गुस्सा हो गया। इस जनरल द्वारा अचानक अपनी टीम को डांटने में क्या गलती है? वो क्या चाहता था? उसका जंगली स्वभाव दूसरों के द्वारा अहंकारपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वो अपना मुंह बंद करने वाला था, आहन ने उसका कंधा पकड़ लिया और स्तब्ध दृष्टि से आकाश की ओर इशारा किया। आदर्श ने उसकी उंगली का पीछा किया और उत्तरी आकाश में एक विशाल बादल दिखाई दिया। नीला आकाश बिल्कुल समुद्र की तरह साफ था, इसलिए अचानक दिखाई देने वाला बादल बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। हालांकि बादल सफेद नहीं था, बल्कि नीले और हरे रंग का मिश्रण था। शुरुआत में आसमान के रंग ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि जैसे ही यह एक विशाल बादल में बदल गया और आकाश में छा गया, लोगों को अंततः इसके बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे स्वर्ग, यह फिर से वही है, जियांग चिल्लाया। अजीब पक्षी, पहले से वही अजीब पक्षी। जब वे जंगल में थे तब उनकी एक सेना उनके पीछे आ चुकी थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पेरू की राजधानी में पहुंचने के बाद भी ये अजीब पक्षी लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि बादल के आकार को देखते हुए उनकी संख्या रेगिस्तान में झुंड के आकार से कम 10 गुना थी। बादल रेगिस्तान में झुंड से बहुत बड़ा था। यहां तक कि साफ आसमान भी पूरी तरह से अजीब पक्षियों से ढका हुआ था। 100 किलोमीटर से अधिक दूर होने के बावजूद वे अभी भी उनकी चीखें गड़गड़ाहट की तरह सुन सकते थे। उनकी चीखें धीरे धीरे स्पष्ट और तीव्र होती जा रही थी। एक भीड़, यह उड़ने वाले डीमन प्राणियों की एक भीड़ है। बहुत सारे हैं। एरी शॉक रह गया। यहाँ तक कि उसके साथ आए अन्य लोग भी घबराहट में चिल्ला रहे थे, हे भगवान, जैसे कुछ चिल्लाते रहे। वे, जियांग, शेवांगी, जितेंद्र, मेघना और अन्य लोग अवाक रह गए। इसका अंत इस तरह कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो रहा था? यह कुछ 10 से शुरू होकर कुछ 100 तक, फिर कुछ 1000 तक और कुछ 10 हजारों तक, और अब एक पूरी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। ये विचित्र पक्षी कहां से आए? वे वास्तव में क्या है? उनके लिए यह कैसे संभव हुआ कि वे अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहे? टीम को पहले से ही अपने सदमे का वर्णन करने में परेशानी हो रही थी। जब रेगिस्तान में अजीब पक्षियों ने उन पर चुपके से अटैक किया था, अब भीड़ को देखते देखते उन सभी का दिमाग शून्य हो चुका था। एक भीड़,
एक भयंकर भीड़, 1 लाख राक्षस प्राणी। आप सभी ने कौन से निर्दयी कर्म किए हैं कि अजीब पक्षी आपके पीछे पूरी भीड़ भेज देंगे? आदर्श ने पूछा। यह सचमुच कोई मजाक नहीं था। भीड़ का आकार आसानी से एक आपदा थी। लीमा पर 1 लाख डीमन प्राणियों द्वारा अटैक होने वाला था। उन्हें अलार्म बजाना पड़ा। हमने कुछ नहीं किया, जियांग ने कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपने क्या किया। आपको अभी यह शहर छोड़ना होगा, और मेरा मतलब है तुरंत, जनरल मॉट चिल्लाया। क्या कहा आपने? आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं? शिवांगी को जनरल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामान्य तौर पर ये बच्चे वहां निश्चित रूप से मरने वाले हैं, एरी ने कहा। जनरल मॉट की आंखें ठंडी हो गई और एरी को घूरने लगी। बाद वाला तुरंत चुप हो गया। क्या आप मुझे मेरे देश के सैनिकों का बलिदान देने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि ये अजीब पक्षी कितने सैनिकों को मार सकते हैं? जनरल मॉट ने फटकारा। एरी अवाक रह गया। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास था कि चीनी टीम को उनके देश से बाहर निकालना अमानवीय था। यह आकाश में गंजे ईगल्स को खिलाने के लिए उन्हें एक चट्टान पर लकड़ी के स्टैंड से बांधने जैसा ही था। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यदि तुम नहीं जाओगे तो मेरे पास तुम्हें मार डालने और तुम्हारे शवों को बाहर फेंक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जनरल मॉट ने टीम को जानलेवा नजरों से घूरते हुए कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। The Ancient Castle on the Cliff. Title of this story episode. जनरल मॉट की बातें सुनकर सभी को लगा कि उनके सीने से क्रोध की ज्वाला फूट रही है। वो आदमी उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा था। अजीब पक्षियों की भीड़, यहाँ तक कि एक पूरी सेना को भी उन्हें खत्म करने में परेशानी होगी। युवा जादूगरों की एक टीम की तो बात ही छोड़ दे। जीवित रहने का उनका एकमात्र मौका शहर की रक्षा पर भरोसा करना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जनरल मॉट इतना क्रूर और निर्दयी होगा। वह इस बात पर जोर दे रहा था कि टीम को मरना ही होगा। आपका देश डीमन प्राणियों को दूर रखने में विफल रहा है। हमें इसके लिए जिम्मेदार क्यों होना चाहिए? मेघना ने गुस्से से कहा। हम आपकी रक्षा के लिए अपने सैनिकों का बलिदान देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं तुम्हें तुरंत हमारा शहर छोड़ने के लिए आखिरी मिनट का समय दूंगा, जनरल मॉट ने कहा। आप मेघना, इसे भूल जाओ। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ अपना कीमती समय बर्बाद करना बेकार है, वेद ने कहा। मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मेरे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह सब आपकी गलती है। हमें उस जगह के अंदर कदम रखना पड़ा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जितेंद्र चिल्लाने लगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा, जनरल मॉट ने जानलेवा ढंग से कहा। रेणु भी गुस्सा हो गई। उसने जनरल मॉट की ओर इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें अभी हम सभी को मारने की चुनौती देती हूँ। आप यहाँ जिस भी व्यक्ति को मारेंगे, चीन में हमारे गुट बदले में आपके लोगों की एक जनजाति को नष्ट कर देंगे। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आपके पीछे कितने अधिकारी हैं जो अपना बदला लेने पर मरने वाले हैं। रेणु भी बहुत आक्रामक थी। उसके शब्दों ने तुरंत इस तथ्य को उजागर कर दिया कि जनरल मॉट सबसे अधिक चिंतित थे। जो कोई भी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधि बन सकता है, उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से शानदार रही होंगी। उनका समर्थन करने वाले प्रत्येक गुट का मूल रूप से अपने देश के संचालन में बहुत बड़ा प्रभाव था। यदि जनरल ने वास्तव में उन सभी को मार डाला तो सरकार को सभी गुटों को शांत करने में कठिनाई होगी, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास काम करने का अपना तरीका था। भले ही गुट सही तौर पर कुछ भी अतिवादी नहीं करेंगे, कौन जानता था कि बदला लेने के लिए वे पर्दे के पीछे से किस तरह की चीजें करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहां धमकी देने से तुम्हारी जान बच जाएगी? आप ही है जिनके पीछे अजीब पक्षी है। मॉट ने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी भावनाएं नहीं प्रकट की। उसका चेहरा सख्त और ठंडा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? रेणु ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन सच तो आप खुद ही जानते हैं, मॉट ने कहा।
सब लोग आइए आपस में बहस करना बंद करें। मेरा मानना है कि जनरल मॉट शहर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आखिरकार हम उड़ने वाले जीवों की भीड़ की बात कर रहे हैं। लीमा समुद्री राक्षसों से आसानी से बचाव कर सकता है, लेकिन उड़ने वाले प्राणियों से निपटने में उसे कठिनाई होगी। बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। चूंकि हमारे पास अभी भी कुछ समय है, आपकी टीम को तटरेखा के किनारे दक्षिण की ओर भागना चाहिए। आपको एक प्राचीन महल मिलेगा जिससे आपको यह याद करने में कुछ समय मिल सकता है कि आपने क्या किया था, जिससे नजाका के इन प्राचीन प्राणियों को ठेस पहुंची थी। यह आपके जीने का एकमात्र मौका है, एरी ने कहा। आदर्श इस बात से सहमत थे कि यहाँ जनरल से बहस करना व्यर्थ था। उनके सलाहकारों ने जाहिर तौर पर उन्हें एकमात्र विकल्प बताया था। या तो उन्होंने टीम को शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया या उन सभी को मार डाले और उनका शव बाहर फेंक दे। शहर में रहने का एक ही परिणाम होगा। जहां तक उनके गुटों द्वारा बदला लेने की बात है, वे पहले ही मर चुके थे। बदला लेने का क्या मतलब था? इस दुनिया में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। वेद ने भी यही विचार साझा किया। उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। जनरल मॉट उन्हें मारने पर आपदा थे। यदि वे अपना बदला लेने के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना था कि वे अजीब पक्षियों की भीड़ से बच सके। जनरल मॉट, मैं वास्तव में सोचता हूं कि हमने जो किया वह गलत था। इसके अलावा हमें यह भी यकीन नहीं था कि इसका कारण वे ही है, एरी ने विरोध किया। मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे केवल उस शहर की सुरक्षा की परवाह है जिसका मैं प्रभारी हूँ। मॉट ने बिना किसी अफसोस के रॉयल फैलिव कैसल छोड़ने वाली चीनी टीम को घूर कर देखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम समस्या को नजरअंदाज कर सकते हैं। यदि इसके बजाय हमारे लोग हैं तो क्या हम उन्हें भी बाहर निकाल देंगे? समस्या को हल करने की कोशिश करने के बजाय हमें नासका के डर में क्यों रहना पड़ रहा है? एरी ने कहा। यह कहना आसान है। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग मरने वाले हैं? जनरल मॉट ने जवाब दिया। मुझे पता है कि आपने सही कॉल किया है, लेकिन मैं इससे भी डरावनी किसी चीज को लेकर चिंतित हूँ, एरी ने उत्तर दिया। जनरल मॉट चुप हो गए। उसने अपना सिर उठाया। शहर पर मंडरा रहे अजीब पक्षियों के भयानक पर्दे को घूर कर देखा। अच्छी रोशनी वाला शहर धीरे धीरे अंधेरे में बदल गया। तेज शोर से शांत सागर पर अटैक हो गया। आसमान में ये नजारा देखकर लीमा के लोग हैरान रह गए। उनके चेहरे अविश्वसनीय रूप से अविश्वास से भर चुके थे। जीव शहर और लोगों की अनदेखी करते हुए तटरेखा के पार उड़ गए। वे पीछा कर रहे थे। वे रॉयल फैलिव कैसल से गुजरे थे। जादूगरों को अपनी जान बचाकर भागने के लिए प्रेरित करने वाली छायाएं उन पर मंडरा रही थी। तटरेखा काफी लंबी थी। टीम को अभी तक वह महल नहीं मिला जिसका एरी ने उल्लेख किया था। जैसे जैसे अजीब पक्षियों का झुंड धीरे धीरे करीब आता गया, किसी को भी बात करने का मूड नहीं हुआ। उनका एकमात्र विचार जितनी जल्दी हो सके पक्षियों से छुटकारा पाना था। देश में पहुंचने के कुछ ही समय बाद ऐसा लगा मानो उन्हें एक कर्ज के तहत रखा गया हो। वे जहां भी जाते अजीब पक्षी उनका पीछा करते। वे हमेशा सोचते थे कि यह आखिरी बार है, लेकिन पक्षी तब लौटेंगे जब वे उनके बारे में लगभग भूल चुके होंगे। यह ठीक सामने है, मैं इसे देख सकता हूं, सूर्या चिल्लाया जो सबसे आगे था। टीम को आखिरकार किनारे पर एक महल दिखाई दिया। यह एक चट्टान पर स्थित एक प्राचीन संरचना थी। इसके कुछ हिस्से समुद्र में गिर गए थे। एरी ने उनसे झूठ नहीं बोला। प्राचीन महल में उनकी सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक आदर्श भूभाग था। यह निश्चित रूप से उन्हें कुछ समय खरीद सकता था। टीम प्राचीन महल में पहुंची। जगह बिल्कुल खाली थी। महल की शैली स्पेनिश थी और अच्छी तरह से संरक्षित थी। चलो अंदर चले। वेद ने टीम को चट्टान पर बने प्राचीन महल में ले गया। महल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री काफी मजबूत थी। अब जीव पक्षियों को कम समय में महल को नष्ट करने में परेशानी होगी। हालांकि वे खड़े रहकर अजीब पक्षियों को महल में चोंच मारते हुए बिना रुके नहीं देख सकते थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने प्राचीन महल को नष्ट कर दिया तो उनके पास छिपने के लिए और कहीं जगह नहीं होगी। वहां एक बाधा है, महल में एक बाधा है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं बैरियर को पुनः एक्टिवेट कर सकती हूँ। इससे हमें अधिक समय मिल सकता है। जैसे ही मेघना ने महल में प्रवेश किया उसे तुरंत कुछ उपयोगी चीज का एहसास हुआ। जिस स्थिति में वे थे उसे देखते हुए एक बैरियर टीम के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था।
जब उन्हें पता चला कि उन्हें जीने का मौका मिला है तो हर किसी ने दांत भींच लिए और डटे रहे। वेद ने तुरंत टीम को पूरे महल में वितरित कर दिया। उनकी पीठ चट्टान थी और उसके नीचे समुद्र था। महल के दोनों किनारों ने मजबूत रक्षा की। इस प्रकार टीम को केवल सामने से आने वाले अटैक रोकने की जरूरत थी। स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। 2 टीमों में विभाजित हो जाओ, अन्यथा हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, वेद ने कहा। हम पहले स्थान की रक्षा करेंगे। अंदर जाओ और चारों ओर खोजो और देखो कि क्या तुम्हें कुछ उपयोगी मिल सकता है, आदर्श ने कहा। आदर्श, रेणु, आहन, जियांग और रुद्री को एक टीम में रखा गया था। उन्होंने प्रवेश द्वार पर पहरा दिया जबकि अन्य लोगों ने अपनी ताकत बरकरार रखी। वे तेजी से दूसरों को प्राचीन महल में ले गया। महल को एक बार रक्षात्मक किले के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार बैरियर के अलावा कुछ और भी उपयोगी हो सकता है। उनके पास जो कुछ भी था उसका उन्हें उपयोग करना था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब उनका जीवन दांव पर होगा तो हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। उनकी संख्या बहुत अधिक है, वे अधिक समय तक टिकने में सक्षम नहीं होंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। आखिर ये जीव है कौन? गगन गुस्से से बोला। कौन जानता है, मुझे यकीन है कि वे मेरे पीछे नहीं हैं। अगर मैं चला गया तो शायद वे मेरा पीछा नहीं करेंगे, जितेंद्र ने कहा। आगे बढ़े और कोशिश करे। जब वेद ने उन दोनों की शिकायतें सुनी तो उन्होंने ठंडे स्वर में पेशकश की। जितेंद्र ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सच तो यह है कि उसने कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं की। भले ही अगर वह टीम से जुड़ा रहा तो अंततः वह अजीब पक्षियों द्वारा मारा जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वह आखिरी बाद में मरेगा। यहाँ कुछ जादुई अयस्क है। बैरियर को ऊर्जा की आवश्यकता है। ये जादुई अयस्क काम आ सकते हैं, सूर्या ने कहा। जितना ले सको ले लो। बैरियर पूरे महल की सुरक्षा कर रहा है, इसमें काफी ऊर्जा खर्च होगी, वेद ने कहा। जल्दी करो, वे पांचों अधिक देर तक नहीं टिक पाएंगे। वे अधिकतम 20 मिनट तक ही अपने पास रख सकते हैं। अब हम 20 मिनट में कितनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं? वह गधा जनरल मॉट, अगर मैं यहां मर गया तो मैं अपने परिवार से उसके पूरे परिवार को मारने के लिए एक संदेश छोड़ दूंगा, गगन ने श्राप दिया। यह अभी भी वहां तुरंत मरने से बेहतर था। आदर्श, ये अजीब पक्षी हमारे पीछे है। तुम्हें शहर में रहना चाहिए था। जब जियांग ने आदर्श को प्राचीन महल की ओर टीम का पीछा करते हुए देखा तो उसे दोषी महसूस हो रहा था। जितेंद्र की तुलना में जो उसे डांटते रहे, आदर्श उन दुष्टों से 10,000 गुना से भी अधिक बेहतर था जो शिकायत करते रहे। रेणु, रुद्री और आहन स्पष्ट रूप से जानते थे कि आदर्श ही एकमात्र व्यक्ति था जो जीवित रह सकता था, क्योंकि उसने नासका में निषिद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने टीम नहीं छोड़ी। वे वास्तव में उसके निर्णय से काफी प्रभावित हुए। कोई और होता तो बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाता। 1,00,000 जीव पूरे शहर को नष्ट करने के लिए काफी थे। उनके सामने कोई भी खुद को छोटा महसूस करेगा। मित्रता, परिवार या प्रेम डीमन प्राणियों के भयानक जवार के सामने बहुत ही नाजुक थे। अभी मत छुओ, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूं, मैं भाग भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे तूफान के बाद से ही याद कर लिया है। जल्दी करें और आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करें, अन्यथा हम गंभीरता से यहीं मरने वाले हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं कितना बदकिस्मत हूं कि आप जैसे साथियों के साथ फंसा हूं, आदर्श ने कहा जब वो शैडो स्टार कॉन्स्टलेशन को चित्रित करने में बिजी था। आदर्श के पास भावुक होने में बर्बाद करने का समय नहीं था। सौभाग्य से उसने अपने शैडो एलिमेंट नेबुला की दीवारों को तोड़ दिया था, जिससे उसे शैडो एडवांस पर निक्स शासन डालने की अनुमति मिल गई थी। निक्स रिज्म आकाश में उड़ने वाले अजीब पक्षियों के खिलाफ काफी प्रभावी था, क्योंकि यह उनके आदेश को बाधित कर सकता था और उनमें अराजकता और भय ला सकता था। निक्स शासन का आतंककारी प्रभाव पड़ा। यह किसी भी प्राणी पर काम करेगा जो शैडो एलिमेंट से संबंधित नहीं था। इसके अलावा इसके अंदर पकड़े गए जीव अपनी 20% ताकत खो देंगे। हालांकि ये अजीब सर्वेंट लेवल के प्राणियों की तुलना में अधिक मजबूत थे, लेकिन वे योद्धा लेवल के प्राणियों जितने मजबूत नहीं थे। उनकी विशाल संख्या के कारण उनसे लड़ना मुश्किल था, लेकिन एक बार जब वे आदर्श के निक्स शासन में प्रवेश कर गए तो उनकी ताकत महान सर्वेंट लेवल के प्राणियों के बराबर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीब पक्षियों के बीच अभी भी काफी संख्या में उच्च स्तरीय जीव थे,
दोनों योद्धा स्तर के या महान योद्धा स्तर के जीव, क्योंकि इस बार उनका सामना 1,00,000 अजीब पक्षियों की सेना से था। इसलिए संभावना थी कि झुंड में कमांडर लेवल के जीव भी थे। हालांकि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्हें बाद में चिंता करनी होगी। उनका मुख्य ध्यान यथासंभव लंबे समय तक टिके रहना था। मेघना द्वारा बैरियर को पुनः एक्टिवेट करने के बाद उन्हें जीने का मौका मिला। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।